साल था 1919। पहले विश्व युद्ध की आग अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि हिंदुस्तान की जमीन पर एक नए संघर्ष की चिंगारी सुलग उठी। एक ऐसी आवाज जिसकी गूंज ने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दे डाली। ये आवाज थी खिलाफत आंदोलन की। लेकिन इस आंदोलन के दिल में एक बहुत ही अजीब, एक हैरान करने वाली सच्चाई छिपी थी। इसका मकसद भारत की आज़ादी नहीं था। नहीं, इसका असली मकसद था हजारों मील दूर टर्की में बैठे एक बादशाह, एक खलीफा के तख्त की हिफाजत करना। एक ऐसा तख्त जिसे पूरी दुनिया के मुसलमान अपनी रूहानी एकता का प्रतीक मानते थे। सवाल ये उठता है कि आखिर उस तख्त में ऐसी क्या खास बात थी कि उसकी हिफाजत के लिए हिंदुस्तान में लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा और उस दौर के ऑटोमन साम्राज्य की शान शौकत को समझना होगा। ये कहानी शुरू होती है सन 1299 से, जब ओस्मान आई नाम के एक सरदार ने एनाटोलिया की जमीन पर एक छोटी सी रियासत की बुनियाद रखी। सदियों तक ये साम्राज्य बढ़ता गया, फैलता गया। फिर आया साल 1453। इतिहास में एक अहम मोड़, जब सुल्तान महमद द्वितीय ने उस वक्त के सबसे मजबूत शहरों में से एक कॉन्स्टेंटिनोपल पर फतह हासिल की। इसे एक नया नाम दिया गया, इस्तांबुल, और जल्द ही ये 3 महाद्वीपों पर फैले ऑटोमन साम्राज्य की राजधानी बना। 1600 आते आते इस साम्राज्य की सरहदें यूरोप से लेकर एशिया और मिडल ईस्ट तक फैल चुकी थी। इतने बड़े साम्राज्य की ताकत के दरअसल 2 स्तंभ थे। पहला था सुल्तान, जो सियासी और फौजी ताकत का मरकज था, जिसके एक इशारे पर सल्तनत के बड़े बड़े फैसले लिए जाते थे। और दूसरा था खलीफा, जो सिर्फ एक शासक नहीं बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया का रूहानी पेशवा था, उनकी एकता और उनकी आस्था का जीता जागता प्रतीक। हिंदुस्तान में बैठे मुसलमानों के लिए ये खलीफा का पद सिर्फ एक ओहदा नहीं था, बल्कि एक बहुत ही गहरा, जज्बाती और धार्मिक रिश्ता था। वो उनकी आलमी इस्लामी एकता की निशानी थे। भले ही वो हजारों मील दूर बैठे थे, लेकिन उनकी नज़रों में, उनके दिल में वही उनके सच्चे रहबर थे। लेकिन सदियों से चली आ रही इस शानो शौकत पर अब इतिहास का सबसे बड़ा संकट मंडरा रहा था। एक ऐसी आफत जो इस पूरे साम्राज्य को तहस-नहस करने वाली थी। वो आफत थी पहला विश्व युद्ध। सन 1914 में ऑटोमन साम्राज्य ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ मिलकर सेंट्रल पावर्स के झंडे तले इस महायुद्ध में हिस्सा लिया। अगले 4 साल तक उनके सैनिक दुनिया के सबसे मुश्किल मोर्चों पर लड़े, गलीपुली की खूनी चट्टानों पर, मेसोपोटामिया के तपते रेगिस्तानों में और पैलेस्टाइन के ऐतिहासिक मैदानों में। युद्ध में हार के बाद जीतने वाले देशों ने 1919 में ट्रीटी ऑफ सीवर्स नाम का एक फरमान जारी किया। ये कोई संधि नहीं थी, ये उस साम्राज्य के लिए एक मौत का पैगाम था। इसने ऑटोमन साम्राज्य के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसके इलाकों को जीतने वाले देशों ने आपस में बांट लिया और खलीफा को सिर्फ नाम का शासक बनाकर उनकी सारी ताकत छीन। जब ये खबर हिंदुस्तान पहुंची तो यहाँ के मुसलमानों के दिलों में जैसे एक तूफान सा आ गया। उनके लिए ये सिर्फ एक सियासी हार नहीं थी, ये उनकी आस्था पर, उनके दीन पर हमला था। उन्हें डर सताने लगा कि उनकी सदियों पुरानी धार्मिक पहचान, उनकी आलमी एकता अब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तुर्की में उठी ये चिंगारी समंदर पार करके हिंदुस्तान तक जा पहुंची और यहां इसने एक ऐसी आग को जन्म दिया जिसने देखते ही देखते एक बहुत बड़े आंदोलन का रूप ले लिया। इस आंदोलन की कमान संभाली उस दौर के कुछ सबसे असरदार नेताओं ने। सबसे आगे थे जोश से भरे अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली और शौकत अली। उनके साथ थे इल्म और समझ के प्रतीक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और देश के कोने कोने में स्थानीय उलेमा और विद्वान लोगों को इस पाक मकसद के लिए एकजुट कर रहे थे। देखते ही देखते ये आंदोलन पूरे हिंदुस्तान में फैल गया। पंजाब इसका सबसे बड़ा गढ़ बनकर उभरा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, इलाहाबाद और कानपुर से लेकर बंगाल की गलियों तक हर जगह विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। बॉम्बे और मद्रास जैसे बड़े शहरों में भी इसकी आवाज गूंजने लगी। इस विरोध का सबसे बड़ा हथियार था अहिंसा। बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से ये संघर्ष छेड़ा गया। पहले बड़ी बड़ी जनसभाएं और जुलूस निकाले गए, फिर ब्रिटिश हुकूमत को याचिकाएं सौंपी गईं। जब इससे भी बात नहीं बनी तो हड़तालों और विदेशी सामान के बॉयकॉट्स का आह्वान किया गया और मस्जिदों से एकता और जागरूकता का पैगाम दिया गया। इसी बीच इस आंदोलन को एक ऐसे साथी का साथ मिला जिसने इसकी ताकत को कई गुना बढ़ा दिया। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। हजारों मील दूर तुर्की की सरजमीन पर
इस आंदोलन के अंत की कहानी लिखी जा चुकी थी। उस दौर में भारतीय राजनीति के केंद्र में थे महात्मा गांधी। उन्होंने इस मौके में हिंदू मुस्लिम एकता की एक जबरदस्त संभावना देखी। बहुत सोच समझकर उन्होंने खिलाफत के मकसद को अपने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन से जोड़ दिया। ये एक ऐतिहासिक गठबंधन था जिसने अंग्रेजों के खिलाफ एक ऐसा संयुक्त मोर्चा खड़ा कर दिया जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। लेकिन जितनी तेजी से ये आंदोलन उठा था उतनी ही तेजी से ये बिखरने भी लगा। 1922 में चौरी चौरा में हुई हिंसा के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ये इस आंदोलन के लिए पहला बड़ा झटका था। और फिर 1924 में वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। टर्की के नए नेता मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने खिलाफत की संस्था को ही हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये इतिहास की एक अजीब विडंबना थी। जिस तख्त की हिफाजत के लिए हिंदुस्तान में लाखों लोग अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे थे, उस तख्त को किसी दुश्मन ने नहीं बल्कि खुद टर्की के ही लोगों ने उखाड़कर फेंक दिया। खिलाफत आंदोलन अपने आखिरी मकसद में तो नाकाम हो गया, लेकिन इसकी विरासत आज भी जिंदा है। इसने भारत के भविष्य की राजनीति पर एक ऐसी छाप छोड़ी जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। इस आंदोलन की सबसे बड़ी देन ये थी कि इसने भारत के मुसलमानों में एक मजबूत सामूहिक धार्मिक पहचान को जन्म दिया। साथ ही इसने उन्हें जुलूस निकालना, हड़ताल करना और अपनी आवाज़ को सियासी मंचों पर उठाना सिखाया। एक ऐसी राजनीतिक चेतना जो आगे चलकर बहुत काम आई। तो अगर इसका हिसाब किताब किया जाए तो ये साफ है, धार्मिक जागरूकता और सियासी संगठन के मामले में ये आंदोलन बेहद सफल रहा, लेकिन अपने मूल लक्ष्य यानी खलीफा के तख्त को बचाने में ये पूरी तरह से विफल साबित हुआ। इसकी एक और विरासत थी, हिंदू मुस्लिम एकता का वो शक्तिशाली प्रदर्शन जो गांधी जी के नेतृत्व में देखने को मिला। हाँ, ये एकता लंबे समय तक कायम न रह सकी, लेकिन इसने आज़ादी की लड़ाई में एक उम्मीद की किरण जरूर दिखाई थी। खिलाफत आंदोलन आज भी अपने पीछे एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाता है। जब आस्था और राष्ट्र की निष्ठा आमने सामने आ जाती हैं तो इंसान की वफादारी किसके साथ होती है?